हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो साथियों, आज से हमारी एक नई क्लास प्रारंभ हो रही है। वो है करंट अफेयर्स की क्लास। रात 8 बजे आप इस क्लास को देखना ना भूलें। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पीसीएस या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या पेट जैसे एग्ज़ाम और सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं, तो इस क्लास को आपको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, डेली आप इस क्लास को ज़रूर फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और साथ ही साथ आपकी जो नॉलेज है उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यह क्लास आप लोग लास्ट तक देखिएगा और डेली आपको फॉलो करना है। आज ही की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर। देखिए, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है भारत और रूस के बारे में है। भारत और रूस का अभी भारत में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए और यहाँ पर कुछ उन्होंने समझौता किया। इसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहली बात कही जा रही है कि भारत रूस ने S-400 डील को क्या किया है, सील किया है। और यह कब तक डील को सील किया है? 2031 तक। और किसके लिए है? तो मिलिट्री कॉरपोरेशन के लिए है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यह जो समझौता किया गया है किसके बीच में हुआ? भारत और रूस के बीच में हुआ है। और किसके लिए हुआ है? तो मिलिट्री कॉरपोरेशन के लिए, यानी कि सैन्य सहयोग के लिए किया गया है यह समझौता। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं। यह जो शिखर सम्मेलन हुआ था कौन सा था? तो यह शिखर सम्मेलन जो था 21वां वार्षिक शिखर सम्मेलन था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत और रसिया या रूस का जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कौन से नंबर का था? तो 21वां था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस शिखर सम्मेलन में किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री थे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। इस बात को तो आप पहले ही जानते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी चर्चाएं हुई, कुछ और भी बैठकें भी हुई, जैसे कि 2+2 मंत्री स्तरीय भी बैठक की गई। तो इस बैठक में या इस शिखर सम्मेलन में 2+2 वार्तालाप भी हुई। ठीक है, यानी कि मीटिंग भी हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इस बैठक में जो चर्चाएं हुई किस बात को लेकर हुई? तो सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र को लेकर चर्चाएं हुई। रक्षा के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चाएं की गई। ठीक है, और समझौते किए गए और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में समझौते किए गए। और इतना ही नहीं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी समझौते किए गए। और भारी इंजीनियरिंग, व्यापार, निवेश तक के क्षेत्रों में कम से कम 28 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो कम से कम देखा जाए तो 28 क्षेत्रों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो एक तरीके से यह बैठक हुई या शिखर सम्मेलन हुआ, भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो बैठक हुई उसमें इतनी सारी समझौते हुए हैं। ठीक है, और उनके मंत्रियों के साथ भी बैठक होकर, यानी कि मंत्री प्लस 2+2 की वार्ता में भी ये सब बातों की चर्चाएं की गई। और इतना ही नहीं, 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया या किए गए। नेक्स्ट बात करते हैं ये वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया था। चलिए अब आइए समझते हैं कि 2+2 डायलॉग है क्या, मतलब 2+2 वार्ता है क्या या डायलॉग है क्या, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए, इसको समझिएगा। यह दो देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2+2 वार्ता की बात आएगी, 2+2 डायलॉग की बात आएगी, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दो देशों के विदेश मंत्री यानी कि रक्षा मंत्रियों के बीच में क्या होती है, यह बैठक होती है। और आमतौर पर इसे एक तंत्र बनाने के उद्देश्य से देखा जाता है। तो दरअसल इस बैठक की यह वजह होती है कि ताकि एक तंत्र यानी कि एक अच्छा सा सिस्टम बनाया जा सके। ठीक है, इसका यह उद्देश्य रहता है, जिसके तहत क्या किया जाता है एक तरीके से कि रक्षा, सुरक्षा और खुफिया तंत्र के अधिक एकीकरण और द्विपक्षीय संबंधों का एक निर्णायक रणनीतिक मोड़ ले सके। ठीक है, तो इसलिए 2+2 का वार्ता की जाती है, 2+2 की बैठक की जाती है। ठीक है, इस बात को ध्यान, दो देशों के बीच की मंत्रियों की बैठक की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रूस के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, अब यहाँ पर समझिएगा कि रूस के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। अभी हम पहले ये समझेंगे कि रूस जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, रूस जो है भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए,
बात करें कि भले ही भारत अपने रक्षा व्यापार में, भारत जो है अपने रक्षा व्यापार में भागीदारों में विविधता ला रहा है, यानी डाइवर्सिटी ला रहा है। रूस अभी भी लगभग देखा जाए तो 70% भारतीय सूची पर हावी है। अगर देखा जाए तो रूस अभी भी लगभग 70% की भारतीय रक्षा की सूची पर आज भी रूस हावी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, रूस एकमात्र भागीदार है जो अभी भी भारत को क्या करता है, परमाणु पनडुब्बी जैसे प्रौद्योगिकी के देता है, एक तरीके से देने के लिए तैयार भी है या देता भी है अपनी प्रौद्योगिकी। तो रूस भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से भारत को 70% रक्षा के क्षेत्र में योगदान देता है या उनकी सहायता करता है। और इतना ही नहीं बल्कि एक तरीके से रूस क्या करता है कि भारत को आज भी परमाणु पनडुब्बी जैसे चीज़ों की भी प्रौद्योगिकियों के लिए देता है या इसके लिए तैयार है देने के लिए। अगर उन्हें कोई भी टेक्नोलॉजी से चाहिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई योगदान चाहिए रूस से, तो रूस देने के लिए तैयार है भारत के लिए। इसलिए रूस जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कि उभरते रूस और चीन की रणनीतिक संबंधों के लिए भारत के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा का परिणाम है। देखिए, आप देखें रूस और चीन के संबंध जो हैं आपसी में काफ़ी अच्छे हैं। रूस के और चाइना के भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन भारत चाहता है कि अगर रूस से हमारा समझौता हमेशा बना रहेगा और रूस से हमारी हमेशा दोस्ती बनी रहेगी, तो इससे क्या होगा कि चाइना को भी एक तरीके से हम दबाव डाल सकते हैं। अगर चाइना किसी भी प्रकार के कुछ गलत करता है, तो इधर उधर के काम करता है, तो भारत क्या कर सकता है, रूस के माध्यम से चीन पर दबाव डाल सकता है। इसलिए रूस जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, रूस ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, इसको समझिएगा, रूस ने क्या किया है कि यूनाइटेड सिक्योरिटी ऑफ काउंसिल की बात करते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी भारत की स्थायी सीट के लिए यानी वीटो पावर के लिए एक तरीके से उसके भी समर्थन में अटूट एक तरीके से समर्थन कर रहा है। तो रूस जो है भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि रूस चाहता है कि भारत को भी स्थायी सदस्यता मिल जाए यूएनएससी में। तो भारत को भी स्थायी सदस्यता मिल जाए, जैसे चाइना को स्थायी सदस्यता मिली हुई है, ठीक है, यूएनएससी में, तो उसके पास वीटो पावर है। तो यूएनएससी में भारत को भी एक तरीके से स्थायी सदस्यता मिल जाए, इसके लिए रूस क्या कर रहा है, हमेशा भरसक प्रयास कर रहा है, और इसलिए भारत के लिए रूस महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, और इतना ही नहीं बल्कि आतंकवाद से लड़ने के लिए बात करते हैं, अफ़गानिस्तान के मामला हो या जलवायु परिवर्तन के संघर्ष के खिलाफ हो, तो इसमें भी रसिया क्या करता है, भारत का हमेशा समर्थन करता है और भारत का साथ देता है। और एससीओ जैसे संगठन, ब्रिक्स जैसे संगठन में, G20 और आसियान जैसे संगठनों में भी एक तरीके से रूस जो है भारत के लिए महत्वपूर्ण है और रूस हमेशा भारत का साथ देता है। इसलिए भारत के लिए रूस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा रूस ने क्या किया है, भारत की सहायता ही की है, और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में जो संबंध है काफ़ी अच्छे संबंध है। और ये संबंध हमेशा जाने जाते हैं, ये आज के संबंध नहीं है बल्कि बहुत पहले से यह संबंध चला रहा है, भारत और रूस का संबंध इतना अच्छा। ठीक है, ये बहुत कम देशों के साथ इस तरह से संबंध होते हैं, जिस तरह से भारत और रूस की कहानी आप कभी पढ़िएगा, कभी मैं हो सकता है आपको बताता हूँ कि भारत और रूस की क्या कहानी है, ठीक है, किस तरह से मैत्री संबंध है। ठीक है, आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल खुश हो जाएगा, आपका हृदय बड़ा खुश हो जाएगा, आप सोचेंगे कि वाकई में क्या दोस्ती है दो देशों के बीच में। चलिए अब आइए बात करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कि एक संशोधित हरित क्रांति के लिए श्वेत स्पर्श। चलिए इसके बारे में समझते हैं, क्या कहा जा रहा है कि एक संशोधित हरित क्रांति के लिए एक श्वेत स्पर्श। अब इसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे होंगे, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में क्या किया गया, भारत की श्वेत क्रांति के नेता डॉक्टर वर्गीज कुरियन की 100वीं जयंती मनाई गई, जिसे क्या बोला गया, जिन्होंने क्या किया था, ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था। देखिए श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने क्या किया था, एक तरीके से ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम भी बन गया था। आगे चलकर जो दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बन गया यही ऑपरेशन फ्लड। तो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है या किससे संबंध है, तो श्वेत क्रांति से संबंध है या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और
इसको एक तरीके से शुरुआत किसने की थी, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के अभी हाल ही समय में क्या किया गया, 100वीं जयंती मनाई गई और इसलिए ऑपरेशन फ्लड चर्चा में आ गया। अब अगर आपका कोई एग्जाम होता है, अगर आप कोई आपका एग्जाम होता है तो ज़रूर इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, फिलहाल में किसकी जयंती मनाई गई या ऑपरेशन फ्लड की आरंभ किसने किया था। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ है ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी आप जान गए हैं। अब आइए समझते हैं इसके बारे में कुछ और भी बातें। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पिछले 30 वर्षों के भीतर में देखा जाए तो ऑपरेशन फ्लड ने क्या किया है, भारत के प्रति व्यक्ति दुग्ध को दुगना करने में मदद की है। देखिए ऑपरेशन फ्लड ने क्या किया है कि भारत की एक तरीके से भारत में प्रति व्यक्ति दूध को उत्पादन में देखा जाए तो दुगना मदद की है ऑपरेशन फ्लड ने। और जिससे क्या हुआ है कि डेयरी फार्मिंग जो है भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार बन गया है। देखिए अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर एक तरीके ग्रामीण जो रोजगार जनरेटर बन गया है वो है दुग्ध उत्पादन। तो दुग्ध उत्पादन में देखा जाए भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा एक तरीके से विश्व का प्रथम देश में आ जाता है दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, और सबसे बड़ा देश भी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और ये किसकी देन है, ऑपरेशन फ्लड की। और इसकी शुरुआत किसने किया था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरुआत की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत किसने की थी, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। और इसका जो श्रेय जाता है एक तरीके से, इसका जो श्रेय जाता है, इस क्रांति की सफलता का जो श्रेय जाता है वो जाता है अमूल मॉडल को जाता है, अमूल मॉडल को जाता है, या सरकारी सहकारी या अमूल मॉडल को जाता है। अमूल मॉडल ने क्या किया है, देखिए अमूल मॉडल ने क्या किया है, किसानों को उनके द्वारा बनाए गए जो संसाधन हैं उन पर सीधा नियंत्रण दिया है एक तरीके से, और जिससे उनके अपने स्वयं के विकास और बाजार को भी निर्देशित करने में मदद मिल जाती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो श्वेत क्रांति की सफलता का श्रेय है वो अमूल मॉडल को दिया जाता है, अमूल मॉडल को दिया जाता है। आप देखते हैं कि आज अमूल मॉडल हर जगह, यानी कि अमूल दूध आपको हर जगह मिलता है। ठीक है, तो ये इसी की देन है जिसने दुग्ध तो उत्पादन हो गया। देखिए अब दुग्ध तो उत्पादन हो गया है, हो जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस उत्पादन को मार्केट में कैसे उतारा जाए, तो अमूल ने इसका काम किया ताकि लोग जो दूध उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचा जा सके और उससे अच्छी खासी अर्निंग भी उनके हो जाए। ठीक है, और किसानों को अच्छी खासी इससे अर्निंग भी हो रही है आज। और इसलिए एक तरीके से भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार जनरेटर यही है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा आत्मनिर्भर ग्रामीण रोजगार जनरेटर क्या है, तो डेयरी फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है भारत की। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नेता कौन है, तो एक तरीके से डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, जिनकी हाल ही में क्या किया गया, 100वीं जयंती मनाई गई। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, अगली न्यूज़ की बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ हाल ही में स्पोर्ट्स से संबंधित यह एक तरीके से न्यूज़ है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में क्या हुआ, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में क्या हुआ, भारत शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। देखिए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में देखा जाए तो भारत अभी हाल ही में क्या हुआ, शीर्ष स्थान पर पहुंच गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भारत की जो रेटिंग है इस समय भारत की रेटिंग 124 है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की रेटिंग कितनी है, 124 है। और यहीं पर न्यूजीलैंड की जो रेटिंग है 121 हो गई है। अभी आइए इसके बारे में समझते हैं थोड़ा विस्तार से। देखिए इसमें क्या है कि भारत ने विश्व टेस्ट चैंपियन यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की श्रृंखला को जीत लिया। और आज जो है आईसीसी की रैंकिंग में देखा जाए तो भारत का प्रथम स्थान आ गया है, यानी कि भारत ने अपना प्रथम स्थान जमा लिया है। अब देखा जाए तो भारत के अब जो रेटिंग है 124 रेटिंग अंक हो गए हैं, और जबकि न्यूजीलैंड के एक तरीके से 3 अंक गिरकर अब कितने हो गए हैं, तो 121 पर आ गया है। तो भारत जो है एक तरीके से पहले स्थान पर आ गया है रेटिंग में आईसीसी में, और न्यूजीलैंड जो है 121वें स्थान पर आ गया है, जिसकी रेटिंग रेटिंग गिर गई है, यानी 3 अंक गिरकर नीचे आ चुका है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं कि मुंबई में भारत की इस जीत ने अपने देश में लगातार 14वीं सीरीज जीत दर्ज की है। तो मुंबई में देखा जाए तो भारत की इस जीत ने क्या किया है, अपने देश में लगातार 14वीं सीरीज जीत कर भी दर्ज किया है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो इसमें आपको केवल इतना ध्यान रखना है, आपके एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो अभी आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपका हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होता है 2-4-5 महीने में, तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत का क्या रैंकिंग रही है। तो अगर रैंक में पूछा जाता है तो पहले स्थान पर, अगर रेटिंग में पूछा जाता है, अगर रैंक में पूछा जाता है तो प्रथम स्थान आप लोग बताइएगा। अगर रेटिंग में पूछा जाता है तो 124 रेटिंग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरे स्थान पर कौन है, यानी दूसरे रैंक पर कौन है, तो और न्यूजीलैंड है। और रेटिंग की बात की जाएगी तो 121 आप लोग बताइएगा। और तीसरे रैंक पर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, और 5वें रैंक पर देखा जाए तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान को भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रैंक के हिसाब से याद कर लीजिएगा कि पहले नंबर पर है इंडिया, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर है इंग्लैंड और 5वें नंबर पर है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान तो हमारे किसी भी क्षेत्र में नहीं आता, हमारे आसपास नहीं गुजर पाता है, लेकिन इस बार थोड़ा से काम कर ले गया था। चलिए ये सब तो कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत बांग्लादेश ने मनाया मैत्री दिवस। तो अभी हाल ही में क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश ने अपना मैत्री दिवस मनाया है। यानी 2 देशों के बीच में मैत्री, जो हमेशा फ्रेंडली जो एक तरीके से फ्रेंडली जो व्यवहार है, या एक तरीके से कह सकते हैं जो मैत्री संबंध है, उसका दिवस मनाए दोनों देशों ने। और कब मनाया, आइए समझते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। दरअसल क्या हुआ, भारत और बांग्लादेश ने क्या किया, 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने अपना मैत्री दिवस कब मनाया था। तो मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश ने मनाया 6 दिसंबर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए समझते हैं इसके बारे में कि ये जो 6 दिसंबर का मैत्री दिवस है, कब इसकी शुरुआत की गई और क्या रहा इसके पीछे का कारण। देखिए यह वह दिन है जब भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को क्या कर दिया, एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी। देखिए इसके बारे में पहले समझिए। देखिए जब 1947 में क्या हुआ था कि भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद में क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बढ़ गए थे। यानी कि भारत 2 राज्यों में बढ़ गया, एक तो भारत अपना खुद का अलग हो गया, और दूसरा एक तरीके से पाकिस्तान को अलग कर दिया धर्म के आधार पर। तो पाकिस्तान को 2 क्षेत्र मिल गया। मान लीजिए ये भारत का मैप है। चलिए थोड़ा से मैं भारत के मैप को बनाता हूँ, अगर हो सकता है बन जाए। चलिए कोई नहीं, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। मान लीजिए ये है भारत का मैप है, तो पाकिस्तान को क्या मिला, इधर एक तरीके से पाकिस्तान इधर है, तो पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान इसे कहा गया। और यहाँ पर बांग्लादेश जो है, तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान को मिल गया था। तो पाकिस्तान के पास 2 क्षेत्र हुआ करते थे, यानी कि 2 पार्ट हुआ करते थे। एक तो पश्चिमी पाकिस्तान उसे कहा जाता था, जो वर्तमान का पाकिस्तान है, और जो आज बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये पहले पाकिस्तान के ही क्षेत्र में हुआ करता था, दोनों एक ही हुआ करते थे। लेकिन दरअसल क्या हुआ, 1971 से क्या किया गया कि जो आज पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसे भारत ने क्या दे दिया, एक नया राज्य का दर्जा दे दिया, एक नया देश का दर्जा दे दिया, बांग्लादेश। तो भारत ने उसे क्या मान्यता दे दी, बांग्लादेश के रूप में मान्यता दे दी। इसीलिए इस दिन से क्या मनाने लगे कि मैत्री संबंध मनाने लगे। अब इसके बारे में और भी आइए विस्तार से समझते हैं। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए दरअसल क्या हुआ कि बांग्लादेश को एक स्वतंत्र संप्रभु देश के रूप में भारत ने क्या कर दिया, मान्यता दे दी। और यह ध्यान रखना उचित है कि भारत 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध को स्थापित करने वाले देशों में से पहला देश था। तो भारत जो है द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने में देखा जाए, यानी 2 देशों के बीच में संबंध स्थापित करने वालों में देखा जाए, तो भारत पहला देश माना जाएगा। क्योंकि भारत ने ही पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया था। यानी कि बांग्लादेश का जन्म किसने किया था, तो भारत ने ही किया था, भारत के सैनिकों ने किया था, या भारत सरकार ने किया था, क्योंकि सैनिकों ने ही आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, जो आज बांग्लादेश है, पहले उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम जानते थे। तो 1971 के पहले तक, 1971 से हम उसे बांग्लादेश जानने लगे। बांग्लादेश की आज़ादी के 10 दिन पहले क्या हुआ था, भारत ने इसे देश की मान्यता दे दी थी, एक नए देश की मान्यता दे दी थी। अब आइए समझते हैं इसके बारे में, ये मैत्री दिवस है क्या। दरअसल क्या हुआ कि मार्च में बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के रूप में भाग लेने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, बांग्लादेश की यात्रा की।
और वहीं पर क्या हुआ, दोनों देशों के पारस्परिक रूप से 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने जाने का फैसला ले लिया गया। ठीक है, दरअसल क्या हुआ, मार्च में भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं बांग्लादेश और बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस उस दिन मनाया जाता है, तो मार्च में। तो उस समय क्या हुआ कि ये मैत्री दिवस मनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन दोनों देशों ने अपने समझौते या फैसला लिया कि हम मैत्री दिवस तब मनाएंगे जब हमारा 6 दिसंबर आएगा, यानी कि 6 दिसंबर को हम क्या करेंगे कि बांग्लादेश और भारत की मैत्री दिवस को हम मनाएंगे। ठीक है, इसके बारे में आइए समझते हैं, कुछ और भी जानकारी लेते हैं। तो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में ढाका और दिल्ली के अलावा दुनिया भर में देखा जाए तो 18 देशों ने भी मैत्री दिवस मनाया। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो ढाका और दिल्ली के अलावा भी देखा जाए तो 18 देशों ने भी इसी दिन एक तरीके से मैत्री दिवस मनाया है। ठीक है, जो 18 देश हैं, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। जैसे कि ये देश हैं बेल्जियम, कनाडा, मिस्र, इंडोनेशिया, रूस, कतर, सिंगापुर, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान और मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, यूएई और यूएसए जैसे देश जो हैं 6 दिसंबर को ही ये सारे देश ने मैत्री दिवस मनाया है। ठीक है, तो इतना आपको अंदर की जानकारी नहीं याद रखना। अब आइए समझते हैं एक बार कोविड-19 के महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या संबंध या क्या बातचीत हुई और क्या चर्चाएं हुई, आइए समझते हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि भारत की एक पॉलिसी है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। भारत की पॉलिसी है कि सबसे पहले जो हमारी नीति है वो पड़ोसियों के लिए होगी, मतलब पड़ोसी देशों के लिए है। और जो भारत है वो बड़े ब्रदरहुड की भी भूमिका हमेशा निभाना चाहता है, यानी बड़े भाई की भी भूमिका निभाना चाहता है कि अगर किसी भी देश को कोई सहायता चाहिए, कोई समस्या में आए, तो वो भारत से क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार की सहायता लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, तो भारत ने हमेशा ही एक तरीके से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाई है कि सबसे पहले अगर हमें कोई मदद करना है या कोई नीति लाना है तो हम अपने पड़ोसियों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, या आश्वासन दिया कोविड-19 के दौरान में कि अगर टीके हमारे यहाँ पहले उत्पादित किए जाते हैं तो हम बांग्लादेश यानी कि आपको भी उपलब्ध कराएंगे। तो भारत ने कहा कि ठीक है, हम कोविड-19 के टीके हमारे यहाँ बन रहे हैं और कोविड-19 के टीके यदि आपको चाहिए तो सबसे पहले हम आपको उपलब्ध कराएंगे, यानी कि बांग्लादेश को उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कि भारत ने टीके के उत्पादन के क्षेत्र में चिकित्सीय और साझेदारी में भी सहयोग करने की पेशकश की है। भारत ने कहा कि अगर टीका उत्पादन आपको करना है या आपको किसी भी प्रकार से चिकित्सीय संबंधी जानकारी चाहिए या सहयोग चाहिए तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम आपको पूरी सहायता करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ये है भारत और बांग्लादेश के संबंध। ठीक है, देखिए आज आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए आप करंट अफेयर्स नहीं फॉलो कर पा रहे थे, आपको ही नहीं पता चल पा रहा था कि हम कहाँ से क्या पढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। बहुत ही अच्छी क्लास है। ठीक है, और डेली यह क्लास होगी और डेली बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा और बहुत बेहतर होगी क्लास, भले ही इसकी टाइमिंग ज़्यादा हो जाए। देखिए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की बात करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे की बात करते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, दरअसल क्या हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस की स्थापना की जो शुरुआत की गई है 1994 में की गई। ठीक है, और 1994 में की गई और इस वर्ष जो मनाई गई वो एक तरीके से 50वीं वर्षगांठ के रूप में मनाई गई। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस जो मनाया गया एक तरीके से 1994 में इसकी शुरुआत की गई और इस वर्ष जो मनाई गई एक तरीके से 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है, इस दिवस के रूप में मनाया गया। दरअसल बात करते हैं इसके बारे में, 1996 में एक DIOC पहल के अनुसरण में कनाडा सरकार की सहायता से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया, आधिकारिक तौर पर संयुक्त प्रणाली में 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन दिवस मनाए जाने की मान्यता दे दी। तो नागरिक उड्डयन दिवस कब से मनाया जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया 1994 से स्टार्ट हो जाता है। और डेट याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब से मनाया जाता है, तो 7 दिसंबर से मनाया जा रहा है। 7 दिसंबर 1994 या 96 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 96 में इसकी 1966 में क्या होता है कि इसकी मान्यता दी जाती है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि 7 दिसंबर 1996 से क्या किया गया, 1996 से क्या किया गया
कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाए जाने की बात कही गई और तब से आज तक मनाया जा रहा है। ठीक है, बस इसमें इतना ही जानिए और कुछ जानने के लिए नहीं है। चलिए अब आइए बात करते हैं अगली न्यूज़ के बारे में, सशस्त्र सेना झंडा दिवस के बारे में। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, आइए समझते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें एक बातें समझिएगा कि यह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा यह मनाया जाता है। एक तरीके से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग इसको ऑर्गेनाइज करती है और साथ ही साथ यह इससे संबंधित है। इसके बारे में आइए और भी विस्तार से हम जानते हैं। देखिए दरअसल क्या हुआ है इसमें कि इस दिन का उद्देश्य ये है कि झंडा दिवस को मुख्य रूप से 3 बुनियादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनाया जाता है। तो एक तो युद्ध के हताहतों से जो एक तरीके से हताहत हुए हैं उनके लिए पुनर्वास के लिए, ठीक है, यह मनाया जाता है। दूसरी बात करते हैं सेवारत कर्मियों और उनके परिवार कल्याण के लिए मनाया जाता है, और पूर्व सैनिक और उनके परिवारों को पुनर्वास और उनके कल्याण के लिए मनाया जाता है। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दरअसल क्या है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन क्या होता है कि जो हमारे देश के सैनिक होते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में सैनिक हो या कोई और भी हो, तो सैनिक के रूप में अगर देखा जाए तो चाहे वे सैनिक के रूप में देखा जाए, चलिए इसके बारे में चाहे वे एक तरीके से इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से हाँ, इसमें जो है एक तरीके से कोई भी एक तरीके से क्या कर सकता है कि सहयोग कर सकता है। देखिए इसको मनाए जाने के बारे में समझिएगा। दरअसल क्या है, यह एक कोष है यानी कि फंड है। दरअसल क्या होता है कि इस फंड में क्या होता है, इस दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग क्या कर सकें, इस कोष में पैसा डाल सकें, और पैसा जो डालें एक तरीके से यह उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा, यह जो पैसा है उनको सहायता दी जाएगी इस पैसे के माध्यम से, ताकि जो युद्ध में हताहत हो गए हैं, युद्ध में जो परेशान हो गए हैं, जिनके आंखें चले गए, जिनके हाथ चले गए हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से सहायता दी जा सके इस पैसों के माध्यम से। ठीक है, तो यह दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि कोष यानी कि फंड इकट्ठा हो और उस फंड से क्या किया जा सके, जो सेवारत कर्मी हैं और उनके जो परिवार हैं उनके कल्याण के लिए या उनके रहने की व्यवस्था की जा सके। कई बार आपने देखा है कि कुछ सैनिक होते हैं जिनकी जो शहीद हो जाते हैं तो उनके घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, उनकी सहायता करता है। एक दिवस के रूप में मनाकर क्या करता है, लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेता है। लोग क्या करते हैं कि पैसे दे देते हैं और उस पैसे को क्या किया जाता है, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए हैं उनके परिवार जो संकट में हैं, या कुछ सैनिक ऐसे हैं जो एक तरीके से जिनके हाथ पैर चले गए हैं, अब वो दोबारा जॉब नहीं कर सकते हैं, उनके पास हो सकता है सरकार की तरफ से आर्थिक मदद तो मिल रही हो लेकिन उतनी ज़्यादा मदद ना मिल रही हो, तो इस पैसे से क्या किया जाता है, उन सभी सैनिकों की सहायता की जाती है, उनके घर वालों की सहायता की जाती है जो आज एक तरीके से परेशानी में है, जिन्होंने देश के लिए कुछ काम किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यह दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह कौन सा दिवस है, तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, या सशस्त्र सेना झंडा दिवस है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं, अभी आपने देखा कि नागालैंड में एक बड़ी घटना हुई और काफ़ी बड़ी घटना हुई थी। अब आइए समझते हैं नागालैंड की घटना के बारे में। दरअसल क्या हुआ कि नागालैंड में फायरिंग हुई और क्या है ये मामला, आइए समझते हैं इसके बारे में। और इसमें एक और बातें चर्चा की गई हैं, अप्सा की बात की गई है, AFSPA की चर्चा की गई है। आइए समझते हैं अप्सा क्या है। पहले तो इसके बारे में आइए समझते हैं क्या हुआ था। पहले नागालैंड की पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए नागालैंड में क्या हुआ था, 4 दिसंबर की शाम को क्या हुआ था कि एक तरीके से नागालैंड के मौन ज़िले की बात है। ये कहाँ की बात है, नागालैंड के मौन ज़िले की बात है। और यहाँ पर क्या हुआ था, तिरु और ओटिंग गांव के कुछ लोगों ने क्या किया था, कुछ लोग क्या कर रहे थे, खदानों में काम करने गए थे। तो यहाँ के कुछ लोग थे जो खदानों में काम करने गए थे, और अमूमन देखा जाए तो शाम तक ये लोग क्या करते हैं, काम से वापस लौट आते थे। डेली क्या होता था, ये लोग काम करने जाते थे वहाँ पर खनन के, जहाँ पर खनन होता है यानी कि खुदाई होती है, उन खदानों में जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। लगभग 6 बजे तक यानी कि 6-7 बजे तक वे लोग वापस आ जाते हैं शाम तक। अब दरअसल शनिवार की घटना हुआ, शनिवार को हुआ क्या था, तो शनिवार शाम को यहाँ तक कि काम करने के बाद काम करने गए 6 युवकों ने क्या किया था कि कोयला खदान से वापस नहीं आए। देखिए दरअसल क्या हुआ
कि सभी लोग काम करने गए और कुछ सभी लोग वापस भी आ गए, लेकिन उनमें से कुछ 6 ऐसे युवक थे जो कोयला खदान से वापस नहीं आए। तो दरअसल क्या हुआ कि गांव के कुछ वॉलंटियर्स और उनके परिजनों ने उनकी खोज करना प्रारंभ की। जब खोज करना उनके प्रारंभ की, तभी उन लोगों ने देखा कि वोटिंग में एक पिकअप है, यानी कि एक पिकअप वैन है, उसमें जो 6 युवक हैं उनकी लाश जो है, शव जो है लथपथ पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी के संदर्भ में फिर अब देखिए यहाँ पर एक घटना हो गई। अब जो 6 बच्चे हैं यानी कि 6 युवक हैं, अब ये मिले तो ज़रूर, लेकिन एक तरीके से वे एक तरीके से शव से लथपथ यानी कि मृत्यु पाए गए एक तरीके से। अब जब इस तरह की घटना हो गई तो अब देखिए क्या प्रतिक्रिया होती है। इन शवों को देखकर जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उनका गुस्सा जो रहा एक तरीके से 7वें आसमान पर आ गया। और पहले पहले तो इन्हें समझ में ही नहीं आया था कि हुआ क्या आखिर। पहले तो इन लोगों को ये नहीं समझ में आया आखिर क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 6 युवक हैं एक तरीके से यहाँ पर यानी कि उनकी डेथ कैसे हो गई। और बाद में इन्हें यह पता चला कि सुरक्षा बलों ने फायरिंग की थी, और बाद में उन्हें यह पता चल गया कि सुरक्षा बलों ने क्या किया था, यहाँ पर फायरिंग की, और जिसकी वजह से एक घटना अब बड़ी हो जाती है। अब यहाँ के लोग काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं और ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से एक घटना पूरे आग की तरह पूरे एक तरीके से क्षेत्र में फैल जाती है। और इसके बाद क्या होता है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते ही देखते भीड़ जो हो जाती है बेकाबू हो जाती है। और गुस्से में लोगों ने क्या किया, सुरक्षा बलों की गाड़ियां जला दी, और सुरक्षा बलों ने क्या किया, भीड़ को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन उग्र भीड़ जो थी वो शांत नहीं हो रही थी। और जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने क्या कर दिया, दोबारा फायरिंग कर दी। और जब दोबारा फायरिंग कर दी गई सुरक्षा बलों के द्वारा, तो लोगों की जान चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि कई लोगों की इसमें डेथ भी हो गई। आइए मैं आपको बताता हूँ कितने लोगों की इसमें डेथ हुई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, एक तरीके से नागालैंड में 14 नागरिक यानी सिविलियन की मौत हो गई और 1 जवान की मौत हो गई। और इसीलिए यहाँ पर एक चर्चा आ गई कि अब अप्सा जो है यह कानून हटना चाहिए। अब इसके बारे में आइए हम समझते हैं कि अफस्पा कानून है क्या। इसके बारे में आइए समझते हैं कि अफस्पा कानून है क्या, इसके बारे में आइए समझते हैं। देखिए दरअसल क्या है कि अफस्पा जो कानून है वो सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में नियंत्रित करने के लिए उन्हें एक विशेष अधिकार दिया जाता है। यानी कि जो एक तरह डिस्टर्ब एरिया होता है उसे जो सुरक्षा बल होते हैं उन्हें स्पेशल पावर दिया जाता है। और किसके द्वारा दिया जाता है, इस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जो अशांत क्षेत्र होते हैं, अशांत क्षेत्र का मतलब जहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से खतरनाक स्थिति बनी हुई होती है, और जिसमें क्या होता है, इन्हें एक विशेष अधिकार मिल जाता है, किसी सैनिकों को। अब इसके बारे में आइए और अच्छे समझते हैं। अब इस प्रावधान के तहत क्या है, कि सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गोली चलाने और बिना वारंट के किसी को पकड़ सकते हैं और गोली चला सकते हैं, किसी के घर में जाकर तलाशी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे वह कैसा भी अपराध हो। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर किसी भी प्रकार के, इनके जो सशस्त्र बल हैं, जो सैनिक हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई मुकदमा नहीं चलेगा। देखिए अप्सा कानून वहाँ पर लागू किया जाता है, अप्सा कानून वहाँ पर लागू किया जाता है जहाँ अशांत क्षेत्र है, जहाँ पर क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। तो भारत सरकार क्या करती है, जो अशांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सैनिक एक तरीके से शासन लागू कर देते हैं। और सैनिकों को यह अधिकार मिल जाता है कि सैनिक क्या कर सकते हैं, किसी भी समय किसी के ऊपर गोली भी चला सकते हैं, जिसको कोई नहीं पूछेगा कि क्यों आपने ऐसा किया। किसी के घर मत जाकर तलाशी भी ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, ये है अप्सा कानून। ठीक है, तो अप्सा कानून के तहत एक तरीके से क्या होता है, जो सैनिक होते हैं उन्हें विशेष पावर दे दिया जाता है, और उस विशेष पावर के तहत क्या होता है, वे लोग किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, उनसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। ठीक है, तो यही है अप्सा कानून। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि अप्सा कानून अब कहाँ लागू है। देखिए इसके बारे में और पहले और थोड़ा जान लेते हैं। तो अप्सा को अशांत घोषित किए जाने के बाद ही किसी क्षेत्र में लागू किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिस क्षेत्र को सरकार क्या करती है, अशांत क्षेत्र घोषित कर देती है कि यहाँ पर शांति नहीं है, यहाँ पर समस्याएं हमेशा बनी रहती है, यानी डिस्टर्ब क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सा कानून लागू कर दिया जाता है, अप्सा कानून लागू कर दिया जाता है। और दरअसल क्या हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा और समझिएगा।
पहले ये क्या था, 1972 तक यह जो अप्सा कानून था वो राज्य के क्षेत्र में हुआ करता था, यानी कि राज्यों के पास यह अधिकार हुआ करता था। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, 1972 से अपने पास रख लिया कि अब केंद्र सरकार पूरे भारत में जहाँ पर भी अशांत क्षेत्र है, जहाँ पर अशांति है, जहाँ पर समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर आतंकवादी घटनाएं, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद या कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार अब क्या कर सकती है, अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है, और अशांत क्षेत्र घोषित करके वहाँ सशस्त्र बल यानी सैनिकों को एक तरीके से आर्मी सैनिकों के एक तरीके से अधिकार को लगा सकती है या सैनिक कानून लगा सकती है, ठीक है। तो अब पहले क्या था, यह जो केंद्र सरकार के राज्य सरकार के अंडर में हुआ करता था यह कानून, लेकिन अब यह कानून जो है कहाँ पर किसके अंडर में आ गया है, 1972 से, तो 1972 से केंद्र सरकार के अंडर में आ गया है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि अप्सा कानून जो है कहाँ पर लागू है। एक तो जम्मू कश्मीर में भी अभी भी लागू है, जम्मू कश्मीर में अभी भी लागू है, और साथ ही साथ कहाँ और लागू है, नागालैंड में लागू है, असम में लागू है, मणिपुर यानी कि इम्फाल के 7 विधानसभा क्षेत्र को छोड़ दीजिए बाकी हर जगह लागू है, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में अप्सा कानून लागू है, ठीक है। अब आइए समझते हैं कि अप्सा कानून कब लागू किया गया था पहली बार। तो अप्सा कानून जो है एक तरीके से अप्सा कानून जो है कब लागू किया गया था, तो 11 सितंबर 1958 को संसद द्वारा अधिनियमित किया गया, और सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था, पूर्वोत्तर के राज्य में और पंजाब में लागू किया गया था। तो सबसे पहली बार यह कानून को जब प्रयोग किया गया, इस कानून का जो प्रयोग किया गया था पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया था और पंजाब के क्षेत्र में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्यों यह विवादास्पद है, क्यों यह एक तरीके से कंट्रोवर्शियल है, यह कानून क्यों लोग मांग कर रहे हैं। अब देखिए, अभी आपने देखा कि कनाडा की सरकार ने भी कहा, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि इस कानून को हटाया जाए या रद्द किया जाए या हमारे राज्य से इसे हटाया जाए, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों की भी ये काफ़ी मांग है कि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाना चाहिए। इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई, सशस्त्र बलों को जो दी गई है। देखिए, दरअसल क्या है कि जो ये अधिकार दिए जाते हैं सशस्त्र बलों को, ये बेलगाम शक्ति उन्हें दे दी जाती है। बेलगाम शक्ति का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं करने वाला, वे कुछ भी करें। तो दरअसल क्या होता है कि सशस्त्र बल क्या कर सकते हैं, अब इस कानून में क्या है कि केवल संदेह के आधार पर किसी भी इमारत को मारने या नष्ट कर सकते हैं, या किसी भी व्यक्ति को गोली मार सकते हैं। अब यह कानून जो है एक तरीके से बिल्कुल बेलगाम है, और सशस्त्र सैनिक जो हमारे जो सैनिक हैं, एक तरीके से जो सशस्त्र बल वाले जो सैनिक हैं, एक तरीके से उन्हें यह इतना अधिकार दे दिया जाता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। इसके वजह से यह कंट्रोवर्शियल में रहता है कि इतना अधिकार नहीं दे दिया जाना चाहिए कि कानून एक तरीके से कानून का दुरुपयोग किया जाए, ठीक है। इसलिए यह विवादास्पद है, और आज लोग बोलते हैं कि इस कानून को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए, क्योंकि इस पर क्या होता है, अगर एक बार जहाँ पर यह लागू हो जाता है, कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाता है सैनिकों के ऊपर। सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक तरीके से मुकदमा नहीं चलाया जाता है, ठीक है। इसलिए यह कानून आज भी कंट्रोवर्शियल है। 2004 में जीवन रेड्डी की समिति ने इस कानून को पूरी तरीके से निरस्त करने की भी सिफारिश की थी, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से बताया कि जो यह कानून है यह घृणा, उत्पीड़न या उच्चता का एक साधन का प्रतीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये हेट एक तरीके से सेना के प्रति और नागरिकों के प्रति क्या करता है कि हेट की भावना पैदा करता है, यानी घृणा की भावना पैदा करता है, क्योंकि इससे जो होता है भाईचारे की भावना खत्म होती है, ठीक है। इसलिए यह कानून जो है एक तरीके से इस कानून को हटाए जाने की मांग की जा रही है। देखिए, इसमें कुछ और भी घटनाएं निकल कर सामने आई। दरअसल क्या होता है कि इस कानून का कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा गलत उपयोग भी किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ बताया गया कि सैनिकों ने क्या किया एक तरीके से कि सैनिक क्या करते हैं कि जहाँ पर अप्सा कानून लागू होते हैं, जहाँ पर सैनिकों को बिल्कुल खुले अधिकार दिए जाते हैं, वहाँ पर बलात्कार जैसे भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सैनिकों के द्वारा किसी भी महिला के साथ गलत काम कर देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। इसकी वजह से भी एक तरीके से बहुत सारे लोगों की मांग है कि इस कानून को पूरी तरीके से रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका हमेशा और हमेशा दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। यह क्लास आप सभी लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। बाकी कल से कुछ और भी इसमें मैं ऐड करूँगा, कल से क्लासेज में और भी कुछ ऐड करूँगा जो आपको और भी मज़ा आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।